नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत। ललन टॉप की चुनाव यात्रा पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र कवर कर रही है। अब जिनसे हम मुखातब होंगे वो हैं इसी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी और विनोद नगर के निगम पार्षद रविंद्र सिंह नेगी, जिनको यहाँ पे लोग उनका छोटा नाम रखे हुए हैं, रवि नेगी इस नाम से बुलाते हैं। और उनके सामने है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी के साथ एक ये कैविएट भी है कि वो पूर्व में इसी सीट पे विधायक रह चुके हैं और अवध ओझा एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं और यूट्यूबर हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले एक ये सवाल कि चुनाव का कैंपेन कैसा जा रहा है, इसके बारे में अगर आउटलुक दे सकें आप। बढ़िया कैंपेन जा रहा है। पिछले 5 साल पहले मैं चुनाव हारा था, यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा था और चंद 3000 वोट से मैं हारा। और उस दिन हारने के बाद से लेकर और आज तक मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के दुख और सुख में लगातार जाता हूँ और हमेशा छोटी छोटी उनके इशू को उनको उठाता हूँ। और सरकार अगर नहीं सुनती तो सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाता हूँ। तो लगातार मेरा संघर्ष जारी है। और आज मैं चुनाव में जब उतरा हूँ तो मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे मैं रोज़ घूमता हूँ। तो लोग अपने आप मिल रहे हैं, लोग अपने आप आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार ये तो मेरे दुख में आया था, ये मेरे सुख में आया था, इसने तो मेरी नाली का काम कराया था, इसने तो मेरे बच्चे का कॉलेज वहाँ दाखिला कराया था स्कूल में। तो लोगों को अपने काम ध्यान आ रहे हैं और उसका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और जनता खूब प्यार दे रही है। रविंद्र जी, मैं उन चीज़ों पर भी आऊँगा कि आपको जनता किस अन्य वजहों से भी याद करती है, लेकिन समाज में ना आपके वायरल वीडियोस की चर्चा बहुत होती है, लेकिन इसकी चर्चा भी कम होती है कि रविंद्र नेगी हैं कौन, उनका जीवन क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, जरा इसके बारे में बता सकें आप। मैं पटपड़गंज में ही पैदा हुआ हूँ, विनोद नगर में, और यहीं से मेरी सरकारी स्कूल से स्कूलिंग हुई है। और मैंने प्राइमरी स्कूल से MCD के स्कूल से मैंने प्राइमरी करी। उसके बाद मैंने सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल है, पहले मैं मंडावली से पढ़ा, फिर बाद में विनोद नगर में स्कूल बन गया था, फिर वहाँ पढ़ा। 12वीं तक मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद फिर अपना राजनीतिक जीवन में हम लोग आगे संघर्ष करते हुए गांव से झोला उठा के आए थे हमारे पिताजी। अब मैं प्रवासी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत गरीबी देखी हमने, नीचे से निकले। राजनीति में कैसे आए? किस पार्टी के साथ मिला, संगठन का साथ मिला, कैसे? राजनीति में इसलिए आगे, बाल्यकाल में स्वयंसेवक था मैं, RSS की शाखा में जाता था। देश के प्रति एक वो था, जज्बा था, कुछ करने का था। जब कॉलेज करा तो उस टाइम लगता था कि ABP में जुड़ो, तो जुड़ गए। फिर निकल करते करते फिर राजनीति में आ गए। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल होता है और वो इस वीडियो में आप अपने इलाके की सड़क पे नाव चलाते हुए दिख रहे हैं। पिछले 6-7 महीने पुराना वीडियो है और लोग पूछ रहे थे आप नाव क्यों चला रहे हैं, तो बोले पानी कहीं निकल नहीं रहा है तो क्या करें, चलने के लिए नाव चाहिए। क्या है उस वीडियो की कहानी? मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी दिल्ली में रहता हूँ जहाँ आज लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए। आज सीवर सारे ओवरफिल हुए हैं, टॉयलेटें बहती हैं बाहर सड़कों में, लोगों का जनजीवन ठप हो रखा है। पर जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश में जल इतना भर जाता है कि लोग घरों से नहीं निकलते, ऐसा लगता है कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई। तो मैं सांकेतिक नाव चलाता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कि भाई तुम्हारे होते हुए दिल्ली के लोग आज परेशान हैं, हताश हैं। लोग घर से नहीं निकल रहे, छोटी सी बारिश में लोग डूब के मर जा रहे हैं। IAS की पढ़ाई करने आए कोई व्यक्ति, वो पटेल नगर में थोड़ी सी नाला ओवरफ्लो होता है तो 3 बच्चे मर जाते हैं। थोड़ी सी बारिश में गाजीपुर में एक नाला है, वो बहता है तो उसमें एक माँ और एक बेटा, जो बेटा जिसने कुछ देखा ही नहीं था, 3 साल का, एक माँ, दोनों डूब के मर जाते हैं। ऐसी दिल्ली, मेरी ऐसी दिल्ली, जिस दिल्ली पे फख्र होना चाहिए पूरे भारत को। आज दिल्ली कूड़े के ढेर में, स्मोक टावर लग गया दिल्ली में, पूरा चारों तरफ धुआं, कूड़े के ढेर। कहा इन्होंने कि हम कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, बताइए 2 साल में कौन सा कूड़े का पहाड़ खत्म किया? चारों तरफ शराब की दुकानें खोल दी, मंदिर बनाया नहीं, स्कूल बनाया नहीं, कॉलेज बनाया नहीं, पर हज हाउस बना दिया 100 करोड़ का द्वार का। वो तो ये बोलते हैं कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, फ्री में पढ़ाई हो रही है। वो ये बोलते हैं कि उनके पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उनमें फ्री में इलाज हो रहा है, अस्पताल है वहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा है। और फिर वो ये भी बोलते हैं, वो और उनके समर्थक, कि MCD भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सालों तक थी, तब क्यों नहीं कान पे जू रहेंगी। और ये सवाल तब और भी मौजूद हो जाता है रविंद्र जी कि जब पिछले साल मुखर्जी नगर में कुछ लोगों की मौत होती है बेसमेंट में पानी भरने के दरमियान, उस समय MCD और तमाम स्टेक होल्डर्स कोर्ट में खड़े होकर डांट खा रहे थे। तब आपको समझ में आता है कि दिल्ली की व्यवस्था सरकारों की और MCD की, जैसे निगम पार्षद अपने वार्ड के आप होंगे, बगल के मंडावली की चांदना जी हैं, ठीक है, दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब आप ये कहेंगे कि
मेयर तो शैली ओबराय हैं आम आदमी पार्टी की, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं एलजी तो बीजेपी के हैं, इसी में फंसा रह जाएगा क्या केस? नहीं, पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं। आप कहते हैं अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, आप कहते हैं इन्हें मोहल्ला किलिंग बनाई। मैं नहीं कहता, वो नहीं, वो कहते हैं मोहल्ला किलिंग बनाई। आप बताइए कोरोना काल में मोहल्ला किलिंग में ताले क्यों लगे हुए थे? क्यों दवाइयाँ नहीं मिल रही थी उनमें? क्यों लोग परेशान थे? क्यों बड़े बड़े ताले लगे हुए थे? क्यों उनमें जानवर घूम रहे थे? आप बताइए, अगर स्कूल में क्रांति लाए हैं तो डिप्टी सीएम मात्र 3,000 वोट से क्यों जीता? मैं तुम्हारे चेहरे में चुनाव लड़ा जा रहा था, तुम कह रहे थे कि हमने शिक्षा में क्रांति ले आए जी। हम अगर क्रांति ले आए तो 3,000 वोट से जीत रहे हो, रगड़ के 12 राउंड तक पीछे हो तुम, हारते हारते बच गए एक गुमनाम आदमी से जिसका कोई नाम ही नहीं था 2020 में, जो गुमनाम बोलूँगा अपने आप को, छोटा सा इकाई का अध्यक्ष, बीजेपी का एक सबसे छोटी इकाई मंडल अध्यक्ष, उस व्यक्ति से आप 3,000 वोट से जीत रहे हो। आप कहते हो हमने शिक्षा में क्रांति लाए, आप कहते हो हम स्वास्थ्य में क्रांति लाए, आप दिल्ली में 62 सीट ला रहे हो और पर दिल्ली में फटफड़गंज में आप हार रहे हो, हारते हारते बच रहे हो, और उस हार के डर की वजह से आप सीट छोड़ के भाग गए। मिनिस्टर आपके लिहाज से इस वजह से सीट छोड़ गए और क्यों भागे बताइए ना, और क्या कारण है? आप बड़े बड़े मास्क लीडर हैं, 5 बार 6 बार लड़ते, अगर हारते हैं सीट छोड़ के नहीं जाते। आप 3 बार इस जनता ने आपको विधायक बनाया, आपको डिप्टी सीएम बनाया, आपको स्वास्थ्य मंत्री, आपको शिक्षा मंत्री बनाया। क्या इस जनता को पीठ दिखा के भाग गए आप? क्योंकि आपको पता था कि इस बार हार जाएंगे। 5 साल में जो बदहाली करी, जो सीवर सारे ओवरफ्लो, घर से बहन बेटियां जब घर से निकलती है तो टॉयलेट में पैर रख के ऑफिस जाती हैं। दर्द पूछो गरीबों का, दर्द क्या दर्द होता है। जब सुबह नल का खोला जाता है तो बदबूदार पानी आता है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ इंक्रोचमेंट, निकल नहीं सकता आदमी गाड़ी लेके। ये दिल्ली की हालत कर दी है। थोड़ा आगे निकलते हैं तो शराब के ठेकों की लाइन लग जाती है, जहाँ लिखा होता है 1 के साथ 3 फ्री, 3 के साथ 6 फ्री। ये दिल्ली बनाने चले थे आप? बताइए कौन सा विकास, बताइए कौन सा नया स्कूल खोला? 5 साल में एक स्कूल बता दीजिए। मैं आज राजनीति जीवन से संन्यास ले लूँगा अगर एक स्कूल नया बता दे पटपड़गंज में कोई खोला है, कोई एक कॉलेज बता दे, कोई एक अस्पताल बता दे, कोई लाइब्रेरी बता दे, तो आज ही अभी राजनीतिक जीवन से अभी इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, आप स्कूल और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप अपने प्रतिद्वंदी अवध ओझा के बारे में क्या सोचते हैं? भाई उसमें तो उनके बारे में, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, मैं क्या सोचता हूँ उसमें तो सौरभ दुबे जी ने उनसे पूछा ही था, उन्होंने बता दिया खुद ही। आपके ललन टॉप के इंटरव्यू में खुद ही बोला उन्होंने कि मैं 19 साल में 19 केस और मैंने 19 साल की उम्र में गोली चला दी थी। क्या ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पटपड़गंज की जनता पसंद करने वाली है क्या? आप एक बात बताइए, आप इस बात को अपने तरीके से भी डील कर सकते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लेते हैं क्या? भाई नाम क्यों ले? भाई हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, हम प्रत्याशी बोलेंगे ना। ये भी गलत नहीं है। ये गलत क्या है? भाई आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है तो बताइए। 19 साल में जो व्यक्ति 19 केस है जिसके ऊपर, जो गोली चला रहा है कॉलेज में, क्या ऐसे आपराधिक व्यक्ति? और मैं एक गुड़िया बेटी का इंटरव्यू देख रहा था, वो इंटरव्यू वायरल हुआ। वो बता रहे थे कि जब क्लास में पढ़ाई करने आते हैं, छोटे छोटे निक्कर में आते हैं, अश्लील बातें करते हैं। क्या ऐसे चरित्रहीन लोगों को पटपड़गंज झेलेगा क्या? मैंने उनसे पूछा एक बातचीत में कि आप पर जो केस का हुआ है और इस पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, ललन टॉप का ही इंटरव्यू लोग दिखा रहे हैं एक दूसरे को, तो बोल रहे हैं कि आप अपने घर वालों की सुरक्षा करेंगे ना, अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे ना, उसकी सुरक्षा करना कहाँ गलत है? वो ये इस तरह के तर्क दे रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन काय के लिए बंद कर दो, अदालतें काय की हैं बंद कर दो, कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको? कानून नहीं है देश में, जंगल राज है ये, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये तो कोई बात नहीं, कोई भी किसको मार देगा। तो ये क्या बात हुई? आप अपराधी हो, आपने 19 केस हैं, आपको लड़की छेड़ने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर, और आप तीन चीज़ें, आप चरित्रहीन भी, आप अपराधी भी, और तीसरा बाहर से आप आ गए यहाँ पे, आपका ले लाने देना, आप रिश्तेदारी निकाल लें। लेकिन उनकी शिक्षक की छवि है, उसको आप तरजीह देते हैं कुछ? आप मुझे एक बच्चा बता दो जिसको फ्री में IAS की पढ़ाई कराई हो। आप यूट्यूबर हैं, मोटी रकम लेते हैं, 8-9 लाख 10 लाख रुपए का आपका पैकेज चलता है, आप पूरा कॉमर्शलाइज हैं, आपका बिजनेस है। मुझे 2 बच्चे बता दो, मैं फिर कह रहा हूँ 2 बच्चे बता दो जो IAS फ्री में पढ़ाए हो, मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा दोबारा। मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ। तो राजनीति इस्तीफा देने का पता नहीं क्यों आमादा है आप? इसलिए कह रहा हूँ कि वो सच बोल रहा हूँ मैं। आप बताइए ना कि कौन से बच्चे को IAS पढ़ाई? आप झूठ बोल के लोगों को यहाँ बरगला रहे। और अभी तक मेरे विनोद नगर में करीबन 100 बच्चों को IAS बना चुके हैं वो बातों से।
मतलब समझा नहीं क्या मतलब वो लोगों के घर जा रहे हैं रात को, कोई भी बच्चा मिल रहा है उसे कह रहे हैं अरे तेरे को आईएएस बना देंगे, अरे तेरे को आईएएस बना देंगे। ऐसे 150 बच्चे तो मेरे ध्यान में हैं जिनको आईएएस बना चुके हैं बातों से, अपनी बातों से, जुमले से। अच्छा। तो ये जुमला नहीं चलेगा पचमढ़ीगंज में। अच्छा, रविंद्र जी, अब आपके ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ाम है, मैं उनका जिक्र करूंगा। और वो आते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बड़े पड़े हुए कुछ कई सारे वीडियोस पे, उसमें 2-3 वीडियोस वो पिंड भी हैं जो इसमें स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे। वो वीडियोस हैं जिसमें आप अपने अपना जो वार्ड है विनोद नगर, उसमें एक ख़ास मजहब के लोगों की दुकानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दुकानदारी के तरीक़ों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर तुम्हारा नाम असलम है तो तुमने न्यू गढ़वाल पनीर भंडार नाम क्यों लिखा हुआ है? आपका एक वीडियो है जिसमें आप कोई बच्चा किसी घर के बाहर बैठा हुआ है, आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो बच्चा आपसे बोल रहा है कि मेरा घर तो पीछे के गली में है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। रविंद्र जी, ये काइंड ऑफ अ वीडियो एक्टिविज़म है मेरी निगाह में लगता है। आपकी इन हरकतों पे या आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं बतौर पार्षद, ठीक है, आप इस पे क्या सफाई देते हैं जब मीडिया से सवाल पूछे जाते हैं? तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को ये नहीं पता ये पार्षद है या विधायक है। लोगों की उस टाइम अपनी डिमांडें होती हैं लोगों की, उसे मतलब नहीं है कि ये विधायक है, पार्षद है। उसको लगता है कि अगर ये पार्षद बना है तो मेरे ये सारे काम करेगा, जो भी, चाहे वो इसके अंडर भी ना आते हों, उसकी चाहत होती है। जब मैं इन कामों को करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ, मैं काउंसलर बना तो वहाँ की कई कीर्तन मंडली, जो महिला कीर्तन मंडली, वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को लिखित में कंप्लेंट दी। उन्होंने कहा भैया हम नवरात्रि के महीने में हम जब दुकानों से पनीर खरीदते हैं तो लिखा होता है गढ़वाल पनीर और पेमेंट करते हैं असद अली होता है। कह रहे भैया हम कम से कम अपना त्यौहार मना रहे हैं, अपना नवरात्रि मना रहे हैं, हमारे अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, हमारी आस्था में ठेस ना पहुंचे, कम से कम वो व्यक्ति प्रोपराइटर असद अली तो लिखे, वो नाम छुपा के क्यों धंधा कर रहा है, आप बोलिए उसे। तो हमने जागरूकता अभियान चलाया, हमने कोई, हमारा पार्टी का कोई आदेश नहीं था, ना हमारा कोई कोर्ट का आदेश था। हमने सिर्फ एज ए काउंसलर के नाते उस दुकान पे गए, उस दुकानदार को बोला कि भाई जब असद अली नाम है आपका तो अब लिख दीजिए ना प्रोपराइटर असद अली, क्या लिखने में क्या जा रहा है आपको? उसको खरीदना होगा, हिंदू को तो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो उसको हमारी बात समझ में आई और तुरंत उसने अगले दिन लिख दिया। पर दिक्कत किनको हुई? जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। दिक्कत किनको हुई? जो मुस्लिम नेता बनते हैं अपने आप को, जो कहते हैं ये हिंदू करता है, उनको दिक्कत हुई। और मैं सनातनी हूँ, अगर मैं हिंदू नहीं करूँगा तो कौन हिंदू करेगा? हिंदू कौन करेगा? अगर मैं हिंदुस्तान में हिंदू ना करूँ तो मैं पाकिस्तान में जाकर हिंदू करूँगा क्या? ये जो ओवैसी है वो क्या करता है? वो वहाँ से फूल छोड़ता है, वो क्या बोलता है मोदी जी के खिलाफ, आए दिन योगी जी के खिलाफ क्या बोलता है, आए दिन अमित शाह जी के खिलाफ क्या बोलता है। वो मुस्लिम कर सकता है तो हम हिंदू करें तो उसमें दर्द हो जाए लोगों के पेट में। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रविंदर जी। लेकिन सवाल उठता है ना कि आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो न्यूज़ लॉन्ड्री नाम के चैनल पे 2 दिन पहले प्रकाशित हुआ, जब आप ये कह रहे हैं कि आपकी कीर्तन मंडली के लोगों ने आपसे शिकायत की। RWA कीर्तन मंडली, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मंदिरों के आगे दुकान चल रही है, अवैध दुकानें चल रही, मीट की। अगर कोई मीट खुले में बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है और सामने मंदिर है और घंटी बजा रहे हैं हम लोग, तो कैसे मैं अपने धर्म का मान सहन करूंगा? मैं तुरंत दुकान बंद कराऊंगा। हाँ, तो इसीलिए मैं एकदम समझ गया कि उन्होंने कोई आपको एक चिट्ठी लिखी होगी कि सर ऐसी शिकायत है और आपने इस तरह के एक्शन लिए। मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया जिसमें दुकानदारों ने माना, उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक कह रहे हैं आप। अग्री आपकी ये बातों से अभी तक अग्री कर रहा हूँ कि आपके एक्शन होंगे जागरूकता अभियान के तहत। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे रविंदर जी अधूरा छूट रहा है कि जब न्यूज़ लॉन्ड्री की मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति दुकान बंद करके चला गया और न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने शायद आपसे चिट्ठी मांगी कि किस चिट्ठी के तहत शिकायत की गई थी आपसे, वो चिट्ठी दिखा दीजिए। तो आपने ये तो कहा इंटरव्यू में कि आपके पास है, फाइलों में है, लेकिन आप उस चिट्ठी को आखिर तक दिखा नहीं सके। और आखिर इसमें एक और तुर्रा मैं जोड़ देता हूँ, इन एक्शंस का एक रिपरकशन ये होता है कि जब आप अवध ओझा पे कहते हैं कि क्या कोर्ट अदालत सब बंद कर दें, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने दुकानदारों को उनका नाम दिखाने, कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को उनका नाम लिखने की जब बाध्यता रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, आप बस इतना बताइए कि आपने दुकान पर कैसा खाना दे रहे हैं।
फिर ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वरना इस देश में तो बीफ एक्सपोर्टर के जो देश का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, आप इंटरनेट पे सर्च मारिए तो उसका प्रोप्राइटर एक ऐसे धर्म का निकलता है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं कि ऐसा होगा। नहीं, मैं आपको लगता है कि आपके एक्शन पे सवाल उठना जायज़ है? देखो, तो दोनों जनता का जो मन होता है, जनता की जो आस्था है, मैं एक्सपोर्टर की बात नहीं करता, बड़ों की बात नहीं करता, पर छोटे जो गली मोहल्ले में जो दुकानें खुलती हैं, वो जब आदमी देखता है कि थूक जिहाद, जब लाइव चलता है कि थूक मिला रहा है कोई व्यक्ति, विशेष धर्म का आदमी, कोई पेशाब मिला रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, तो आदमी के मन में ये होता है कि यार ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं सेफ हूँ नहीं हूँ, मैं रख रहा हूँ रामनवमी में व्रत, मैं ला रहा हूँ पनीर और वो थूक रहा है पनीर में, पनीर थूक के बना रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो ये कैसे पता चलेगा आपको पनीर थूक रहा है? पनीर है। आप कितने सारे इंटरव्यू देखिए ना, आप कितने वीडियो देखिए ना, आप तो खुद पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, ललन टॉप में हैं, आप वीडियो देखिए। अभी लोनी की घटना आई, गन्ने के जूस में पेशाब मिलाता था। अरे लोनी में कोई गन्ने के जूस में पेशाब कर रहा है तो जरूरी है थोड़े गढ़वाल पनीर में? भाई वो कौन वो दूध का ही पनीर वो होगा। एक बार बताइए, वो धर्म तो एक, अब पनीर सिंथेटिक हुआ तो गढ़वाल वाले क्या भी पनीर सिंथेटिक होगा और आपके कालका जी में भी सिंथेटिक बिकेगा? ये कोई तर्क है मालिक? कैसी बात कर रहे हैं? बताइए, दूध में आप थूक मिलाते हो, ऐसा आप देखिए, जनरलाइज मत करिए। बहुत आती है, दूध में थूक मिलाते हैं, गन्ने के जूस में पेशाब मिलाते हैं, थूक जिहाद चलता है इनका, पेशाब जिहाद चलता है, जनता देख रही है। अरे कितने चैनलों में दिखा दूंगा आपका, आपके जो वायरल वीडियोस आते हैं, मैं उनसे नहीं नकार रहा हूँ। तोमर जरी लिखा था, मैंने उससे कहा तोमर जरी क्यों लिखे भाई, क्या नाम है आपका? उसने कहा भाई साहब मेरा नाम कुछ बताया, उसने फुरकान, तो मैंने फुरकान लिख दे, तो अगले दिन उसने फट से फुरकान लिख दिया, जो भी था, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन ये पहुंच गया लॉन्ड्री, वो ओवैसी का सुवेद जमाई जी पहुंच गए, ओबीसी के जो पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के, वहाँ पहुंच गए। उसे बोले जी भाई साहब ये तुमने क्यों नाम बदल दिया भाई, तुम डरते हो रवि नेगी से? तो उस आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने बोला भाई साहब हमारे काउंसलर हैं, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने हमसे निवेदन किया, हमसे कोई बदतमीजी नहीं करी, हमसे बोला कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत होती है, लोगों को बर्तों में दिक्कत होती है, आपके इलाके में कोई आपके खिलाफ बोलेगा थोड़े ना, परेशानी होती है, तो उसने तुरंत नाम बदला, नाम लिखा उसमें उसने। आपके इलाके में आपको कोई खिलाफ बोलेगा, आपको समझ में आता है? मेरे खिलाफ सारे मुसलमान बोलते हैं, आए दिन मुझे ठोकते रहते हैं। आपके इलाके में खूब बोलते हैं, खूब है भाई साहब, खूब है। तो तब आप अपने इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के फेवरेट क्यों नहीं बन सके अभी तक? कैसे बनूंगा? मुसलमान बीजेपी को वोट देते ही कहाँ है? बहुत कम लोग देते हैं, कुछ लोग देते थे, 1% देते हैं कहाँ है? इनकी मानसिकता है। अच्छा। इनको लगता है बीजेपी काम नहीं करती। सबकी सबसे ज्यादा योजना का लाभ अगर कोई उठाता है देश में, जितनी भी कल्याणकारी योजना आती है नरेंद्र मोदी जी की, वो सारे अल्पसंख्यक वर्ग उठाता है। मेरे ख्याल से इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं मैं, क्योंकि चूंकि ये दर्शकों तक जाएगा। देखिए, सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनसंख्या उठाती है इस देश की, उस पर आश्रित जो भी अर्हता जनसंख्या उठाती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बात से नहीं नकार रहा हूँ कि इस देश में वीडियो वायरल होते हैं कि जहाँ कोई गन्ने में जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, कोई नान लगाने के लिए थूक का इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह के वीडियोज़ वायरल होते हैं। लेकिन मैं आपसे इस लाइन पर पूछ रहा था, मेरा जो सवाल था, लाइन ऑफ इंक्वायरी थी, वो इस थी कि उसके बेसिस पे हम सब कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते। जिस देश में मॉब लिंचिंग को जनरलाइज नहीं किया सकता ना, कि हर जगह हर मोहल्ले में मॉब लिंचिंग हो जा रही है या हर इलाके में इस तरह से थूक जिहाद हो रहा है, नहीं कर सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बातचीत को। ये बताइए, पटपड़गंज वाले पूरे इलाके में, इंक्लूडिंग विनोद नगर, इंक्लूडिंग मंडावली और हर एक इलाके में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या मुझे मिली। आज पूरा दिन पटपड़गंज घूमता रहा। ये सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको नहीं पता कि मेरा निगम पार्षद कौन है, हमको नहीं पता कि मेरा विधायक कौन है, को पीने का पानी दे दीजिए। काला पानी आ रहा है, बदबूदार सीवर का पानी आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चुने गए या आप नहीं चुने गए, तब भी तो आप वार्ड पार्षद रहेंगे ही, पीने के पानी की समस्या कैसे दूर करेंगे? दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। मैं अभी काउंसलर हूँ और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर ये आता है, ठीक है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की मेयर भी निगम भी इनके पास है, दिल्ली सरकार भी इनके पास है, जबकि निगम के अंदर पानी आता नहीं है। मेरे यहाँ भी बहुत समस्या होती है, पर मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यही नहीं सुन रहा। मैं कहता हूँ 50 लोग इकट्ठा करो, मैं चल रहा हूँ। मैं जाता हूँ और पूरा ऑफिस में हाई अल्लाह करके, पूरा मुर्दाबाद करके तुरंत पानी ठीक होता है। पानी ठीक करना आता है मुझे आता है प्रदर्शन करना, मुझे आता है धरना देना। प्रदर्शन हम विपक्ष में ही हैं कई सालों से, हमें आदत बनी हुई है लोगों के काम कराने की। लोग चाहे हमें भूल जाते हैं, वोट देते वक्त कई बार लोग इनके झूठे लुभावने में चीज़ें में आ जाते हैं, पर हम तो अपना वादा पूरा करते हैं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं सड़क में, लोगों की पानी की, सीवर की आवाज़ उठाता हूँ मैं। सीवर इतने बह रहे हैं,
आप निकल जाओ कोई पटपड़गंज में कहीं भी निकल जाओ आप, टॉयलेटें बहती है भाई साहब, पीला पीला एकदम दिखता है। मैंने देखा ओपन सामने खुला पीला खुले दिखता है। सीवर देखे मैंने। आप दिल्ली यार दिल्ली भारत की राजधानी, इसमें गर्व होता है हर हिंदुस्तान के लोगों को। आज दिल्ली को क्या बना दिया आपने चारों तरफ दलदल बना दी, सीवर सारा ओवरफ्लो, पानी गंदा, चारों तरफ प्रदूषण, सांस लेने में भी आपातकाल हो गया। आज सांस लेना भी दुर्भर हो गया, आदमी सांस नहीं ले सकता। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको क्या माहौल मिल रहा है? एक आदमी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 30 सिगरेट पी रहा है। WHO की रिपोर्ट है 30 सिगरेट डेली पीता है आपका बच्चा या मेरा बच्चा, है ना? ग्रेप 3 ग्रेप 4 लग रहा है। आप सोचिए ग्रेप 3 ग्रेप 4 क्या दे दी दिल्ली आपने। आज ये यमुना माँ की आपने सफाई आज तक नहीं करी। आपसे पूछा किसी ने तो यमुना माँ के लिए आपने कह दिया यमुना साफ करके वोट थोड़ी मिलते हैं। मतलब आप हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ भी खेलते हैं। यमुना को हम माँ मानते हैं और सेंटीमेंट के साथ भी आप खेलना आपको आता है 2 मिनट में। मतलब आपने 10-12 सालों से छठी मैया के पर्व को रोक रखा है। वहाँ कोई पर्व नहीं बना पाता क्योंकि गंगा का पानी खराब है, उसमें डुबकी नहीं ला सकता। क्या हाल कर दिया आपने दिल्ली का। आप ये बताइए पटपड़गंज के लिए अपने शुरुआती 5 एजेंडे, अगर आप विधायक चुने गए तो 5 एजेंडे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मेरा एजेंडा रहेगा मैं पानी बिल्कुल साफ दूँ, बिल्कुल साफ, पूरा इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरा करेंगे। दूसरा सीवर, एक भी सीवर ओवरफ्लो ना हो। तीसरा एक कम्युनिटी सेंटर और मल्टी पार्किंग, और पार्कों में पार्क ऐसे बने कि नशा मुक्त हो, पार्क में जुए के अड्डे ना हो और चारों तरफ एक बेहतर माहौल हो, ग्रीनरी हो और अच्छा हो, लोग अपने फक्र से जाए कि मेरा पार्क है। सीनियर सिटीजन के लिए कमरा बनाऊंगा जिसमें खेलने अपना आराम से मनोरंजन करें, लाइब्रेरी बनवाऊंगा। ऐसे कई एजेंडे हैं। और जो अवैध दुकानें चल रही हैं सच्ची गार्डन झुग्गियों में, जो नशे गांजा चरस शराब बिक रही है, कई बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे बेच रहे हैं, उन पर मेरा सीधा टारगेट है। मैंने कह दिया है उनको, मेरा 8 तारीख के बाद उल्टी गिनती चालू है। जिस दिन मैं विधायक बना तो सारे बंद करवाएंगे। शराब के अड्डे अपने वार्ड में क्या भी नोंद करूँ मैंने, शराब के अड्डे करवा दीजिएगा। दिल्ली में शराब बहुत सारी औरतें भी शिकायत कर रही थी। गांजे के अड्डे, शराब के अड्डे, गांजे के अड्डे, दिल्ली में शराब बंद करवा दीजिएगा। बिल्कुल एक्शन लेंगे। कम से कम अवैध तो बंद कराएंगे। अवैध वाली बंद कराएंगे। औरतें बोल रही थी कि शराब बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, शराब तो कितने सालों से बिक रही है, पर शराब की जो बेतोड़ जो बेहिसाब बिक्री कब हुई? आप शराब की बेहिसाब बिक्री पे तो बोल रहे हैं। किस पे हुई? शराब एकदम बैन करने पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर नहीं है, बिहार में नहीं कर रखा, हमारी सरकारी तो है, गुजरात में नहीं कर रखा, हमने कर रखा है ना। दिल्ली में कर देंगे ना। अरे क्यों नहीं करेंगे, सरकार आएगी बिल्कुल पॉलिसी लाएंगे। युवाओं को क्यों बर्बाद होने देंगे? युवाओं के लिए काम करेंगे। हमने गुजरात में करके दिखाया, हमने बिहार में करके दिखाया। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। गुजरात में कुछ इलाके में शुरू भी वैसे हो गया है, होता है भाई। तो अब तो यहाँ तो सची गार्डन जहाँ आप खड़े हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहा जाता है। सामान्य यानी किताब में पढ़ते थे हम लोग। यहाँ अभी पीछे जाएंगे ना 10 कदम में, वहाँ घर घर में दारू बिकती है, घर में दारू, घर में गांजा बिकता है वहाँ। चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको। ये थे रविंद्र सिंह नेगी, भाजपा के प्रत्याशी पटपड़गंज विधानसभा से। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं हूं सिद्धांत। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश। बहुत बहुत शुक्रिया।